वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। कार्नोट साइकिल हमने पिछली बार पढ़ी थी। उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करें। कार्नो इंजन उत्क्रमणीय है क्यों? स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक आदर्श इंजन ऐसा होता है कि जिसमें कि कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होती है। स्रोत और सिंक की ऊष्माधारिता अनंत होती है, इसलिए ऊष्मा लेने पर स्रोत के ताप पर और ऊष्मा अनुपयोगी ऊष्मा देने पर सिंक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श इंजन में जो स्टैंड होता है उसका और जो पिस्टन है उसके बेस का की कंडक्टिविटी चालकता अनंत होती है और दीवारों की शून्य होती है। तो ये कई गुण हैं एक आदर्श इंजन के, पिस्टन के। तो कार्नो ने जो इंजन की कल्पना की थी उसमें आपने देखा कि दो समतापी और दो रुद्धोष्म वक्र हैं, और हमने ये भी देखा था कि कुल साइकिल में, कुल प्रोसेस में, प्रक्रम में, कुल चक्र में जो एफिशिएंसी है वो केवल स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करती है। ग्रीक लेटर ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। जो स्रोत का ताप है वो उच्च होता है, जो सिंक का है वो निम्न होता है। इसलिए T2 बाय T1 का मान सदैव 1 से कम होता है। आदर्श स्थिति में T1 और T2 के ताप बराबर हो तो ईटा बराबर 1 हो जाती। यदि सिंक का ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री केल्विन के बराबर हो तब जब स्रोत और सिंक के बराबर हो तो ईटा बराबर 0 होती है, और जब सिंक का ताप 0 हो यानी कि परम शून्य हो तो जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो 1 के बराबर होगी, अधिकतम होगी। तो अब एक प्रश्न बनता है, सामान्यतः पूछा भी जाता है कि कार्नो इंजन उत्क्रमणीय है क्यों? तो जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के आधार पर इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम में सभी प्रक्रम समतापी एवं रुद्धोष्म आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ में धीमी गति से किए जाते हैं। जब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किए तो हमने देखा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो धीमी गति से संपन्न किए जाते हैं, स्लो प्रोसेस होते हैं, इन्फिनिटेसिमल स्लो प्रोसेस कहलाते हैं, और उनमें ऊष्मा का किसी प्रकार से हानि नहीं होती।
जैसे विकिरण, संचालन इत्यादि में, और संवहन कंडक्शन। रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में हानि नहीं होती। अब कार्नो इंजन जो है उसमें जैसा मैंने बताया कि स्रोत एवं सिंक की ऊष्माधारिताएं अनंत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी ताप बढ़ जाए या कितना भी ऊष्मा ले लें या दे दें, उसमें जो टेम्परेचर है चेंज नहीं होता है। ऊष्माधारिता अनंत होगी तो डेल्टा टी बराबर 0 होगा, क्योंकि C बराबर du बाय dt आपने पढ़ रखा है। कार्नो इंजन उत्क्रमणीय इंजन की सभी शर्तों का पालन करता है। यह एक पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन होता है और यह आदर्श होता है। दूसरा प्रश्न डिस्कस करें हम। दो निर्धारित तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय आदर्श इंजनों की दक्षता समान होती है, समझाइए। हमने देखा कि जो ईटा है कार्नो चक्र में, वो निर्भर करती है T1 और T2 पर, और कार्नो इंजन एक कल्पना है आदर्श इंजन की। तो इस प्रकार का यदि कोई आदर्श इंजन दूसरा बनाया जाए या उसकी कल्पना की जाए तो इसमें कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होगी और ये उत्क्रमणीय होगा, किसी प्रकार से ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, स्रोत और सिंक की ऊष्माधारिताएं अनंत होंगी, और जो पूर्ण चक्र है वो रिवर्सिबल होगा, यानी उत्क्रमणीय होगा। तो इसलिए आदर्श उत्क्रमणीय इंजन जो है उसमें चक्रीय क्रम में वो उत्क्रमणीयता की शर्त का पालन करता है, कार्यकारी पदार्थ अपरिवर्तित रहता है, स्रोत व सिंक की ऊष्माधारिताएं अनंत होती हैं, अतः ताप भी नियत रहते हैं। इसलिए कोई दो निर्धारित तापों T1 और T2 के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय सभी इंजनों की दक्षता समान होती है। कार्नो प्रमेय का कथन समझें। सर्वप्रथम, एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिकतम होती है एवं यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं होती है। हमें ये समझना भी है और सिद्ध भी करना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन, बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस थ्योरम को यदि हम ध्यान से देखें तो इसके दो भाग हैं कि एक तो अधिकतम दक्षता और एक है कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता नहीं होना। तो देखिए, उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो तापों के बीच कार्यरत किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं दो तापों के बीच कार्यरत उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। ये हमें सिद्ध करना है बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा भाग इसका कि किन्हीं दो तापों के बीच कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, ये कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। प्रूफ नंबर 1,
इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ईटा कार्नोट या ईटा आइडियल मैक्स। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। इसके लिए हम एक व्यवस्था समझते हैं। सर्वप्रथम ये बनाया है कि जिसमें कि दो इंजन हैं, एक है रिवर्सिबल आर और दूसरा है इरिवर्सिबल उत्क्रमणीय आई। इस चित्र को चाहे तो पहले अलग अलग बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि, और हम ये पहले समझ भी चुके हैं कि इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या अंतर होता है। रेफ्रिजरेटर में बाह्य कार्य किया जाता है और कार्य इनपुट किया जाता है और दिशा उलट होती है इंजन की दिशा की, यानी कि कम ताप पर कार्य के द्वारा ऊष्मा को अधिक ताप पर, जिसे हमने कहा है स्रोत की ओर फेंकता है रेफ्रिजरेटर, और कार्यकारी पदार्थ होती है गैस, आदर्श गैस या प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो कि शीतलक होती है। तो ये हमने कल्पना की। तो आर हो गया उत्क्रमणीय और आई हो गया अनुत्क्रमणीय। T1 T2 आप जानते हैं, और T1 इज ग्रेटर देन T2, और W जो है किया गया कार्य है। तो जो R है रिवर्सिबल, वो फॉरवर्ड साइकिल में Q ऊष्मा लेकर W कार्य करके और बची हुई ऊष्मा Q माइनस W सिंक को निष्कासित कर देता है। परिभाषा से जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो लिख सकते हैं किया गया कार्य बटा ग्रहण की गई ऊष्मा। किया गया कार्य प्रति एकांक ग्रहित ऊष्मा भी कह सकते हैं एफिशिएंसी। जो इरिवर्सिबल है वो माना Q डैश परिमाण की ऊष्मा लेता है स्रोत से, वही W के बराबर कार्य के लिए आवश्यक है जो, और बची हुई ऊष्मा Q डैश माइनस W सिंक को स्थानांतरित कर दी जाती है। इसमें हमने माना कि Ni इज ग्रेटर देन Nr, क्योंकि ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन से सिद्ध करना है। क्योंकि Ni इज ग्रेटर देन Nr, तो W बाई Q डैश इज ग्रेटर देन W बाई Q, तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। Q इज ग्रेटर देन Q डैश या Q माइनस Q डैश मस्ट बी पॉजिटिव, यानी उत्क्रमणीय इंजन द्वारा ग्रहण ऊष्मा और अनुत्क्रमणीय इंजन द्वारा रहित ऊष्मा दोनों का अंतर Q माइनस Q डैश धनात्मक होना चाहिए। अब क्योंकि इंजन उत्क्रमणीय है R, हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर में होती है। तो अब इस चित्र को समझें कि जो इरिवर्सिबल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है इंजन, स्रोत से T1 ताप पर Q डैश ऊष्मा लेकर कार्य W करते हुए बची ऊष्मा Q डैश माइनस W को सिंक में स्थानांतरित कर रहा है, और इस कार्य के आधार पर Q माइनस W ये ऊष्मा लेकर W कार्य करते हुए
और उच्च ताप पर स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है, तो यही कल्पना की थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो चित्र में अनुत्क्रमणीय इंजन आई उत्क्रमणीय इंजन आर से युग्मित होके ये एक कॉमन एक सिस्टम बना दिया जो रेफ्रिजरेटर की तरह से कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर ये एक स्वयं चालित मशीन की तरह से हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा और इसमें किसी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आई जो कार्य कर रहा है वही कार्य ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी में। तो इसलिए सिंक के द्वारा प्राप्त ऊष्मा होनी चाहिए Q माइनस W फाइनल माइनस इनिशियल, यानी Q माइनस Q डैश मस्ट बी पॉजिटिव। और स्रोत को ताप T1 पर दी गई ऊष्मा इसका और इसका अंतर निकालें तो Q डैश Q माइनस Q डैश भी पॉजिटिव है, यानी R और I इंजनों से बना संयुक्त निकाय रेफ्रिजरेटर बिना कार्य किए प्रतिचक्र Q माइनस Q डैश ऊष्मा निम्न ताप T2 पर लेकर उच्च ताप T1 पर देता है। इसे संक्षेप में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, एक विरोधाभास आ जाता है कि बिना कार्य किए संयुक्त निकाय R और I से बना हुआ निम्न ताप T1 पर ऊष्मा लेकर सिंक से उच्च ताप T2 पर स्रोत को देता रहता है, जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। इसलिए ईटा आई कैन नॉट बी ग्रेटर देन ईटा आर। इसका मतलब ये हो गया कि ईटा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईटा आई। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो रिवर्सिबल है उसकी एफिशिएंसी सदैव इरिवर्सिबल से अधिक होगी। दो दिए गए तापों के बीच कार्यरत किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं दो तापों के बीच कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन ईटा की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। इंजन की दक्षता ईटा से अधिक नहीं हो सकती। इसका दूसरा भाग सिद्ध करें। हमने आई की जगह मान लिया आर डैश कि दोनों अब उत्क्रमणीय माने हैं। हमें सिद्ध ये करना था कि सारे उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, तो इसलिए दोनों को हमने आर डैश मान लिया और आई आर डैश और आर यहाँ से Q ऊष्मा लेता है, W कार्य करता है, बची हुई ऊष्मा Q माइनस W सिंक को स्थानांतरित कर देता है। ये कार्य काम में आ गया अगले इंजन के, जो Q डैश माइनस W ऊष्मा लेकर, क्योंकि रिवर्सिबल है, दिशा बदल गई और ये स्रोत की ओर स्थानांतरित कर देता है ऊष्मा को, वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य। अब ये यदि R और R डैश संयुक्त निकाय बने तो R के द्वारा कार्य R डैश को प्राप्त। इसका मतलब ये हुआ कि युग्मित निकाय स्वयं चालित मशीन की भांति कार्य करता है। यदि ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आर डैश तो निम्न ताप से बिना कार्य किए ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप पर हो रहा है। इसी प्रकार से इनको अदल बदल कर दें तो ये भी संभव है कि ईटा आर इज लेस देन ईटा आर डैश। तो दोनों से ये निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि ईटा आर इज इक्वल टू ईटा आर डैश, यानी कि कार्यकारी पदार्थ
ईटा जो है दक्षता कार्यकारी पदार्थ द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो इसे आप पढ़ें CBH या हिमांशु पब्लिकेशन के बुक से और इन क्वेश्चंस को करें। अगले व्याख्यान में फिर मुलाकात करते हैं।